नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपको याद होगा कि देश में हुए किसान आंदोलन ने अपने वाले मोदी सर को पहली बार देश से माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल 3 किसान बिल लाने के पीछे खेला नीति आयोग के दफ्तर में उन चंद देसी विदेशी बिजनेसमैनों का था जिन्हें किसान से ज़्यादा अपने फायदे की फिक्र थी। खैर, मोदी सर की आंखों के 2 अनमोल तारे अंबानी अडानी के हरियाणा और हिमाचल के वेयर हाउस धरे के धरे रह गए और बिल रद्दी की टोकरी में चला गया, जिसकी भरपाई करने के लिए मोदी सर ने अपनी विदेश यात्राओं के नाम पर ढेर सारे व्यापारिक समझौते करवा कर अडानी अंबानी को दिए। तब कहीं जाकर मोदी सर का माफीनामा पूरा हुआ। 1 साल लंबे चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन की किसान विरोधी 3 कानूनों को वापसी करवाने के साथ दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि जनता में सरकार और कारपोरेट के नापाक गठजोड़ को बेनकाब किया गया। अगर कायदे से याद किया जाए तो किसान नेता और आंदोलनकारी मोदी सरकार को अडानी अंबानी की सरकार कहकर बुलाते थे। ये खासियत थी किसान आंदोलन की। हाल ही में हुए कुछ खुलासों से इस सरकार कारपोरेट के नाकाब गठजोड़ का चेहरा भी पूरी तरह से जनता के सामने बेनकाब हो गया। वैसे तो भारतीय राजनीति में कारपोरेट की दखल अंदाजी हमेशा से रही है, वो चाहे गांधी के युग में बिरला रहे हों या नेहरू इंदिरा के दौर में टाटा और राजू से लेकर मनमोहन सिंह के दौर में अंबानी रहे हों। कभी देश की पूंजीपतियों की पसंदीदा कांग्रेस रही, लेकिन अब भाजपा इस होड़ में आगे निकल गई है। आरोप है कि मोदी सर की नई भाजपा पूरी तरह कारपोरेट के लिए ही काम करती है। यही असली गुजरात मॉडल भी है। इस मॉडल के लिए लोकतंत्र की सारी परंपराओं और मर्यादाओं को भी नमस्ते कर दिया गया। इसके चलते भाजपा को भी कारपोरेट का समर्थन बेतहाशा चुनावी चंदे और बांड के रूप में मिला। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद मोदी सर की एक तस्वीर देती है। जब जियो दूरसंचार कंपनी के सिम के प्रचार विज्ञापनों में अखबार के फ्रंट पेज पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल रिलायंस ने किया था। जब मोदी सर बतौर प्रधानमंत्री पहली बार किसी निजी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करते दिखे थे, तब भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। शायद आप जानते हो कि देश में एक ऐसा एक्ट भी है जिसे संप्रतीक और नाम यानी कि अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 कहा जाता है, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय प्रतीकों सहित भारत के प्रधानमंत्री की छवि का उपयोग किसी निजी कंपनी के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति लेनी होती है। अब ये तो पीएमओ और जियो ही बता सकते हैं कि उन्होंने स्वीकृति दी या ली ठीक कि नहीं। ऐसे में जब प्रचार बतौर प्रधानमंत्री मोदी सर करेंगे तो कंपनी का व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही मार्केट से बाकी कंपनियों का बोरिया बिस्तर भी बन जाना तय था। मतलब बिल्कुल साफ ये होता है कि जियो जो एक बड़ी कंपनी है जिसकी कोशिश बाजार पर एकाधिकार करने की थी, और ऐसा हुआ भी। जियो ने शुरुआती दौर में ग्राहकों को लगभग मुफ्त या बेहद ही सस्ती दरों में सेवाएं देकर बाकी कंपनियों के ग्राहकों को छीन लिया, लेकिन बाद में जियो की सेवाओं के दाम भी बाजार की दरों से ज्यादा ही हो गए। आपको शायद याद हो, तब अपने मोदी सर कहते भी थे कि आटा से सस्ता डाटा हो गया है। पता नहीं क्यों आजकल वो ऐसा नहीं कहते। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सरकार की मदद से बाजार के स्थापित नियमों को धता बताते हुए कारपोरेट अपना एकाधिकार स्थापित करते हैं। हालांकि जियो की कहानी एक ऐसा उदाहरण था जिसे किसानों को खुद समझने और बाकियों को समझाने में बहुत मदद की। फ्री में आया जियो आज कितना महंगा हो गया है और बीएसएनएल तो मानो इससे खत्म हो गया है। अब वापस आते हैं असल मुद्दे पर कि किस तरह भाजपा सरकार ने कारपोरेट के साथ गठजोड़ करके उनके मुनाफे बढ़ाने के लिए ही काम किए हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मोदी सरकार ने देश की संपत्ति खुले तौर पर करोड़ों के दाम कारपोरेट को बेची है। पिछले 5 सालों में 13 लाख करोड़ रुपए के बैंक के कर्जे बट्टे खाते में डाल दिए गए, जिनका कुछ ही हिस्सा वापस आता है। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया कि बड़े कारपोरेट बैंकों के साथ अपने ऋण का निपटारा कर सकते हैं। इसके मुताबिक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले बैंक से बड़ी छूट ले सकते हैं। और भी कई ऐसे ही कानून बने हैं जो सीधा कारपोरेट को फायदा पहुंचाते हैं। जबकि गुजरात का एक मामूली किसान अगर कर्ज का 31 पैसा भी बकाया होता है तो बैंक उसे एनओसी नहीं देती और किसान को अदालत की शरण में जाना पड़ता है। देश ही नहीं, देश के बाहर भी मोदी सर ने अपने कारपोरेट दोस्तों को फायदा
पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलरों का व्यापार विदेशी सरकारों से दिलाया। अब आपको यहाँ हम एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं अपने विश्वगुरु का। दरअसल 2019 में सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अब तक मोदी सर ने 52 देशों का दौरा किया। 41 बार अडानी और अंबानी उनके साथ थे। इन दौरों के लिए सरकारी खजाने से 355 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इन विदेशी दौरों से अडानी और अंबानी की कंपनियों को 18 सौदे हासिल हुए। विदेशी सरकारों के साथ 13 सौदे अडानी और 5 अंबानी को मिले। यहाँ समझना यह है कि जब मोदी सर बोलते हैं कि उनके विदेशी दौरों से करोड़ों डॉलरों का व्यापार भारत को मिला, तो उनका मतलब होता है अडानी और अंबानी को ये फायदे मिले, ना कि 140 करोड़ अपरिवारी जनों को। इन्हीं में से एक व्यापारिक सौदा राफेल का भी रहा। श्रीलंका में संसदीय समिति के सामने वहां के कुछ अधिकारी ने आरोप लगाया था कि मन्नार में नवीनीकरण ऊर्जा प्रोजेक्ट को अडानी को देने के लिए मोदी सर की तरफ से बहुत दबाव था। इसी तरह फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने भी 2018 के एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मोदी सरकार के जोर देने पर ही राफेल डील के साझेदार के तौर पर अंबानी को सौदे में शामिल किया गया था। हालांकि डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस ने इससे इनकार किया। मुनाफा कमाने के लिए सरकार ने रक्षा क्षेत्र को भी कारपोरेट के लिए खोल दिया और राफेल समेत कई रक्षा सौदे अडानी और अंबानी की कंपनियों के साथ किए गए। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब तो सरकार पूरे के पूरे कानून और नीतियाँ ही कारपोरेट के कहे मुताबिक बना रही हैं। पिछले दिनों द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 2 हिस्सों की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें केंद्र सरकार, नीति आयोग और अडानी के नेतृत्व वाले प्रमुख कारपोरेट्स की भयानक साठगांठ को उजागर किया गया। इस गठजोड़ का मकसद था भारतीय कृषि का कारपोरेटीकरण करके भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं को लूटना। कृषि कानूनों से आगे कृषि को कारपोरेट बनाने का एक एनआरआई द्वारा लाए गए विचार, ये उस रिपोर्ट का सब्जेक्ट था। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हुआ ये कि शरद मराठे नाम के एक भाजपा प्रेमी एनआरआई व्यवसायी ने कृषि कानूनों को बदलने के लिए कुछ सुझाव पर अमल करने के लिए सरकार से संपर्क किया। मराठे साहब ने अक्टूबर 2017 में तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय को किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक नोट पेश किया था। इस आधार पर नीति आयोग ने जनवरी 2018 तक एक विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ का गठन किया, जिसके प्रमुख अशोक दलवई थे। ठीक इसी तरह अडानी समूह ने अप्रैल 2018 में किसानों की आय दोगुनी करने पर नीति आयोग के विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ के जरिए कृषि वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार से पैरवी की थी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक कृषि अध्यादेश लागू होने से 2.5 साल पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की एक बैठक में अडानी समूह के प्रतिनिधि ने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम उद्योगों उद्यमियों के लिए एक मुसीबत साबित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अनावश्यक वस्तु अधिनियम को बदला जाए। ये एक बड़ा सबूत है जहां कारपोरेट कानून बदलने की मांग कर रहा है। बीते 5 सालों में भारत में खरबपति बढ़ रहे हैं। अडानी समूह की संपत्ति में सैकड़ों गुना की बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अमीरों की सूची में अडानी दूसरे नंबर तक पहुंच जाते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी देश की सरकार ने पूरी ताकत के साथ इनका बचाव भी किया। यहाँ तक कि संसद में चर्चा से बचने के लिए इसके सत्र चलने ही नहीं दिए गए और राहुल गांधी की सांसदी भी कुछ वक्त के लिए खटाई में पड़ी रही। ये है कारपोरेट और भाजपा का नापाक गठबंधन। यहाँ सरकार कारपोरेट की मदद नहीं करती, बल्कि कारपोरेट सीधे सीधे सरकार के जरिए अपने लिए कानून और नीतियाँ बनाते हैं। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसी व्यवस्था में मतदाताओं की ज़रूरतें कोई मायने नहीं रखती। नमस्कार।